अपना बहुपद का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। तो बहुपद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। कोई भी बहुपद क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि एक रैखिक बहुपद था। कैसा रैखिक बहुपद था? जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने बात की थी, कक्षा 9 में भी बात की थी यार, जिसको याद नहीं है। ए एक्स धन बी, जहां पर ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी आर का एक अवयव है, इज एन एलिमेंट ऑफ ई का। ये देखो ई जैसा बना होता है, लेकिन ई ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इज एन एलिमेंट ऑफ। क्या लिखते हैं इसको? देखो, इज एन एलिमेंट ऑफ। विज्ञान में पढ़ी होगी ना यार, तो विज्ञान में एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। तो बोलते हैं ए और बी आर के अवयव हैं। और आर क्या है? रियल नंबर्स का सेट, वास्तविक संख्याओं का सेट। यानी कि वो सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर हो सकती हैं। इर्रेशनल यानी कि अपर में भी हो सकती हैं और पर में भी हो सकती हैं। ठीक, तो ये सब तो हो गई अपनी साइड की बात। मेन बात क्या है कि ए एक्स और बी में संख्या रेखा में जीरो भी तो आता है, जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ए लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर एक्स की घात इसमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो फिर ये एक घात का रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक घात है ना इसकी। हम लोगों ने ये पहले बात की हुई थी कि जब एक घात होती है तो क्या बोलते हैं उसको? रैखिक। जब दो होता है तो क्या बोलते हैं? द्विघात। जब तीन होता है तो त्रिघात। जैसे 7x² धन 3x माइनस 4, ये क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x यानी कि जो चर है, चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, इसलिए क्या हो गया? द्विघात समीकरण। और समीकरण तब होगा जब हम इसको किसी के बराबर कर देंगे। मान लो इसके बराबर किया तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक, लेकिन जब सिर्फ दो घात का है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो बहुपद समीकरण और सर्व समीकरण में हम लोगों ने अंतर देखा था। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं कि यार जो भी ये होता है बहुपद, उसका शून्य का मतलब क्या होता है और कैसा मतलब? ज्यामितीय, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? और ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब होता है कि हम लोग अपनी ज्यामिति को, ज्योमेट्री को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समतल बनाते हैं, एक तल बनाते हैं, और वो उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने स्टार्ट किया था, और आप लोग इसको बनाते रहते हो, आगे तो बनाते रहोगे और भी ज्यादा। अब मेरी ड्राइंग फिर से आपको पता है कि बहुत ही खराब है, इसलिए मैं इसको अच्छे से बना करके फिर आपको समझाता हूं। तो ये मैंने आपके लिए बना दिया क्या? कार्टेशियन प्लेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। देखिए इसमें क्या होता है, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो है एक एक्स अक्ष। क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ठीक, और इसमें भी दो दिशाएं हैं। कोई भी जो रेखा होती है ना, वो दोनों दिशाओं में जा रही होती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि रेखा जो होती है वो दोनों दिशाओं में जाती है और अनंत तक जा सकती है, कभी रुकेगी नहीं। ये यहां से बोर्ड क्रॉस करके, मेरा घर क्रॉस करके हमेशा अनंत तक चली जाएगी, स्पेस में, आकाश में चलती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक होती है किरण, जिसमें एक बिंदु से स्टार्ट होती है किरण और एक ही तरफ जाती है अनंत तक। ठीक, रेखा दोनों तरफ जाती है। और एक होता है रेखाखंड, वो दो बिंदुओं के बीच में ही रहता है, वो उसकी जितनी लंबाई है उतनी बनी रहेगी। ठीक, तो वो हो जाता है रेखाखंड। रेखा, किरण और रेखाखंड, इसमें अंतर है। ठीक है, अब ये अपने बॉलीवुड की रेखा, जया, सुषमा और ये जो निर्मा के ऐड में आता था वो मत समझिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये धनात्मक है, तो ये एक्स प्लस लिख देते हैं इसको। ठीक है, और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, तो इसको लिखते हैं ऋण एक्स अक्ष। ऋण एक्स अक्ष क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग बीच में मानते हैं शून्य। क्या मानते हैं? शून्य। तो एक्स का एक शून्य आ जाता है और ये वाई अक्ष है, इसका भी शून्य आ जाता है, इसलिए इसको शून्य कॉमा शून्य लिख देते हैं। और इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं और उसका नाम क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? ठीक है, अभी क्या हुआ ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि अभी हम लोग जब ज्यामितीय अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इसी प्लेन पर समझना होगा कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर कैसे हमें शून्य जो दिख रहा है उसका क्या मतलब है, जो शून्य को हम देख पाएंगे कि अच्छा ये चीज है, इसको शून्य बोला जाता है। समझे आप? तो अभी कैसे देखेंगे इसको? अभी हम लोगों ने किसका कर रहे हैं? बहुपद का। तो सबसे पहले हमारे लिए रैखिक बहुपद है, उसको हम लोग बना करके देखते हैं। तो कोई एक रैखिक बहुपद ले लेते हैं, बहुत आसान सा। ठीक, कोई भी ले लिया, x धन 7 मत लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, x धन 2 कर देते हैं। ठीक, अभी ये क्या हो गया आपका? px। ऐसे तो हम लोग बहुपद को लिखते आ रहे हैं अभी तक,
px जो है वो x धन 2 है। अब px को आप कुछ और भी बोल सकते हो, y भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि बहुपद में हमेशा px लिखा है इसलिए इसको px ही मानते हैं। तो ये ऊपर वाली अक्ष जो है वो px हो जाती है, इसको px नाम दे दिया। लेकिन ऊपर की दिशा धनात्मक मानते हैं हम लोग और नीचे की क्या मानते हैं, ऋणात्मक। देखो ये जो मानने वाली बात है ना, ये क्यों होता है ऐसा? दुनिया भर में जो विज्ञान है, गणित है, ये ऐसे विषय हैं जो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। मतलब जो एक गणितज्ञ फ्रांस में बैठ करके काम कर रहा है, वो आप गणित भारत में भी कर रहे हो, तो पूरे अगर वो लोग किसी और को प्लस मानेंगे, किसी और को नेगेटिव मानेंगे और हम लोग किसी और को मानेंगे, तो हम उनको काम को समझने में हमें अननेसेसरी बहुत दिक्कत होगी, अनावश्यक रूप से हमें काफी समस्या आएगी कि यार हम लोग तो ये मानते हैं, ये लोग ये मान रहे हैं, तो उसका ट्रांसलेशन होना एक तरह से होना पड़ेगा। तो अगर पूरी दुनिया में सारे लोग एक ही तरह से मानना स्टार्ट करते हैं तो कितनी आसानी हो जाएगी। जैसे हम लोग रास्ते पर सड़क पर चलना स्टार्ट करते हैं तो किधर चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सारे लोग बाईं ओर चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, आराम से सबको समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये कोई वैज्ञानिक रूप से या फिर प्रकृति में खुद से नेचुरली ऐसा नहीं है कि ऊपर की दिशा पॉजिटिव है और नीचे की नेगेटिव है। नहीं, हम लोगों ने माना एक परंपरा है, गणित में भी परंपरा है, और इस परंपरा के हिसाब से ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। अब हम लोग अपना जल्दी से काम करते हैं। क्या करना होता है, x का हम कुछ मान लगाएंगे और हमें px से कुछ मान मिलते जाएंगे। ठीक है, x लिखा, यहां पे लिखा px। ठीक, x का मान आप डालिए कुछ भी, यहां पे डाल दीजिए -2। जब x होगा -2 तो -2 में 2 जीरो होगा तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा आपको। फिर आपने x डाला -1, फिर आपको मिल जाएगा 1, फिर आप यहाँ पे 0 डालेंगे। देखो डाल के देख लो, 0 डालोगे तो 0 + 2 क्या मिलेगा, 2। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या आपको हो जाएगा, 0 + 2 का मतलब 2। फिर 1 डाला तो आपको मिल गया 3, फिर आपने क्या डाला, 2 डाला तो फिर आपको मिल गया 4। यानी कि सीधा सीधा देख करके समझ में आ रहा है कि x जो भी होगा px उससे 2 ज्यादा होगा, क्योंकि यही तो हमारा जो बहुपद है वो यही है, px बराबर x + 2, तो x से 2 ज्यादा रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब x जब -2 है तो x -2 कहां पर है, देखो इधर तो x धनात्मक है, इधर x ऋणात्मक है, तो ये -1 है, ये -2 है। तो ये जब -2 है x, तो आपको px कितना मिल रहा है, px आपको मिल रहा है क्या, 0। और px 0 कहां पर है, यहां पर देखो px की मतलब होगा 1, मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, ये x को लिखा जा रहा है, p किधर है, ऊपर है, तो ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6 7। मैंने जानबूझकर बहुत छोटा लिखा हुआ है, जिससे कि हम बनाएंगे वो बन कैसे रहा है वो हमें ठीक से दिखाई पड़े। ठीक है, अभी इधर हो जाएगी ऋणात्मक, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 और ऋण 7। ऐसे ही नीचे की जो दिशा होती है वो भी नेगेटिव होती है, लेकिन वो किसकी दिशा है, px की। अच्छा अब ये देखो, यहां पर 1 है, यहां पर ऋण 1 है, तो इसके बीचों बीच में क्या आएगा, 0 आएगा ना, इसीलिए ये मूल बिंदु है। और इधर भी देखो ऋण 1 है, इधर 1 है, तो इसका मतलब इधर भी 0 आएगा। तो एक तो x एक्सिस वाला 0 आएगा और एक y एक्सिस वाला 0 आएगा, तो ये आपका बन गया मूल बिंदु। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया, अब वहां के जो भी बिंदु उनको हम लोग इस पर निर्देशित करना देखते हैं। px कितना हो जाएगा, 0 कब, जब x आपका -2 है। तो px जो है, देखो px पे तो ये लिखा हुआ है, 1 यहां पर है, 0 यहां पर है px का, यानी कि इस पूरी लाइन पर 0 है क्या, px। और ये पूरी लाइन पर x तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें वो बिंदु चाहिए जहां पर x ऋण 2 हो और px 0 हो। तो x तो ऋण 2 यहां पर है और साथ में यहां पर 0 px भी है, तो एक बिंदु हमें मिल गया ये। ठीक, अब दूसरा बिंदु क्या है, ऋण 1 पर px हो जाता है 1, तो ऋण 1 कहां पर है, ऋण 1 यहां पर है, लेकिन px कितना है 1, तो px आपको धनात्मक ऊपर मिल रहा है, तो यहां से आपने ये बिंदु ले लिया। ठीक, ऐसे ही आपने एक और बिंदु लिया, क्यों, वहां पर 0 है जब x, तो px कितना है 2, तो 0 x जो है वो यहां पर हो रहा है और px 2 है वो यहां पर हो रहा है, तो आपको ये वाला बिंदु मिल गया। ऐसे ही आपने अगला बिंदु लिया, जब 1 है x तो px कितना है 3, 1 है x तो px से आपका 3, तो यानी कि ये वाला बिंदु मिल रहा है। ठीक, और ऐसे ही जब x है 2 तो px आपको कितना मिल रहा है 4, ये मिल रहा है। अब क्या करेंगे, हम इन बिंदुओं को मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए, एक ये बिंदु था, मैं लाइन उतना अच्छा खींच नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप अगर एकदम सही से बनाएंगे इसको तो ये आपको एक लाइन मिलेगी, ये सीधी लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है, सीधी लाइन। ये जो रेखा है वो क्या है, x धन 2 रेखा है।
अब क्योंकि x धन 2 एक रेखा बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसका नाम ही क्या होता है? रैखिक। और हमेशा ही जब x यानी कि जो चर है उसकी घात 1 होगी तो क्या मिलेगा? रैखिक बहुपद। तो ये लाइन देखो यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है क्योंकि वो इतने अच्छे से हम लोगों ने माप करके नहीं बनाया है, लेकिन आप एकदम सही ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको हमेशा सीधी लाइन मिलेगी, और इसका ग्राफ मैं आपके इसी वीडियो में लगा भी दूंगा। ठीक है, अभी क्या होता है, जब आपको ये मिल गया, क्या मिल गया आपको? ये रेखा मिल गई। अब हम लोगों ने इसमें लिखा क्या हुआ है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो शून्य क्या है? शून्य वो होता है जिसमें px का मान कितना हो जाए? शून्य। तो px का मान शून्य कहां पर है? देखो px का मान शून्य देखना है, x का नहीं। px कहां पर है? शून्य। जब x -2 है तो वास्तव में ये जो बिंदु है ये आपका हो गया क्या? शून्यक। अब ये बिंदु शून्यक हो गया तो आप कहोगे सर वो तो वहां से ही दिख गया था, यहां से हमें क्यों बनाने की जरूरत है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। लेकिन मान लो कोई भी ऐसी रेखा होती और इसको देख करके मैं पूछ लूं इसका शून्य कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे जहां पर भी ये x अक्ष को काट रही है रेखा, ये देखो x अक्ष है आपका, x अक्ष को कहां पे काट रही है? जहां पे काट रही है वही शून्यक होगा। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने देखा और आपने बोल दिया कि ये शून्यक है। ठीक, समझ गए? तो इसका मतलब कि जब भी हम लोग x अक्ष और y अक्ष, ऊपर वाले को y भी बोलते हैं, हम लोगों ने px बोल रखा है, ऐसे मान लिया तो यहां पे कट जाएगा। अच्छा, आपको हमेशा इधर ही काटेगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसी भी लाइन होगी तो यहां पे कटेगा। जहां पर x को काट रहा है जिस बिंदु पर, वो होता है शून्यक। ठीक, क्यों? क्योंकि उस बिंदु पर ही तो px शून्य होगा। px क्या है? px ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, नीचे ऋणात्मक दिशा में, ऊपर धनात्मक दिशा में है। तो ये जो बीच वाली लाइन है, यहां पर px का मान हमेशा क्या है? शून्य। और शून्य होता ही वो है जहां पर px शून्य हो जाए, यानी कि निश्चित रूप से आपको x एक्सिस पर ही मिलेगा। अब x एक्सिस पर कहां मिलेगा? x अक्ष पर कहां मिलेगा? वहां पर जहां पर ये जो भी शेप बन रही है वो आपको जहां पर भी x एक्सिस को काटेगी वो बिंदु आपका हो जाएगा क्या? शून्य। तो यहां से हम लोगों ने रैखिक बहुपद का शून्य का अर्थ समझ लिया। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन अगर द्विघात समीकरण हो तब क्या होगा? तब क्या होगा जब द्विघात समीकरण है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।